हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करें और मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। ये बात आपको समझ लेना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस बार टफ होने वाला है। आपके पास 2569 वैकेंसीज हैं और एक सीट पर लगभग आपके पास 400 लोग कंपीट कर रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको सीबीटी 2 में क्वालिफाई करना है। अब इसके लिए आप कुछ भी कहीं से भी तो नहीं कर सकते, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको मैं आपको आज बताने वाला हूं। और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसका पैटर्न क्या है, क्यों हमें स्ट्रेटजी जरूरी है और क्या हमें देखना है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है तैयारी करने शुरू करने से पहले। ठीक है, यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि आरआरबी जेईई में 2569 वैकेंसीज हैं, राइट। और अगर इतनी है तो कंपटीशन टफ होगा। अभी इसका हम लोग सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सीबीटी 1 में 100 मार्क्स का आता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। 90 मिनट का टाइम मिलता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट एक गेम चेंजर हो सकता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चंस, टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, खास करके रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन में। रीजनिंग और मैथ में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, प्लस आपका रीजनिंग जो आता है वो आता है 25 मार्क्स का और मैथ आता है 30 मार्क्स का, यानी 55 मार्क्स आपके रीजनिंग और मैथ सेक्शन से हैं, यानी 55% वेटेज आपका रीजनिंग और मैथ से है। 100 में 55 मार्क्स। तो आपके पास कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और रीजनिंग और मैथ ही ऐसा सेक्शन है जहां से आप नंबर निकाल पाओगे। जीके जीएस में 15 मार्क्स का आता है, वेटेज कम है, बट वहां पे इतना ज्यादा सिलेबस है, आप कितना कवर करोगे? वहां पे मैक्सिमम आप 15 में से 10 मार्क्स ला सकते हो। इस रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन में आप 55 में से 50 नंबर भी ला सकते हो, 55 में से 50 52 ला सकते हो, बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। और यहाँ पे 30 नंबर का नो डाउट साइंस भी आता है, जनरल साइंस भी आता है, जो कि 10th लेवल का होता है। थोड़ा हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। ये पूरा सिलेबस इस तरह से आपको दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, क्या ये सारे टॉपिक उतने ही इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ ऐसा भी है कि कुछ टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है कि कुछ टॉपिक जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, इसी तरह नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हमेशा ही हर एक एग्जाम में ही बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल के आपको दिखेंगे ही दिखेंगे क्वेश्चन। एनालॉजी बिल्कुल फेवरेट है, एनालॉजी आना ही आना है। एनालॉजी से क्वेश्चन आपको दिखते हैं, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो, फिगरल एनालॉजीज हो, हर तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ ऐसा पोर्शन भी है जिससे बहुत ही कम वेटेज है, जैसे कि आपने देखा होगा डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और ये वाला पार्ट मैं बता दूं आपको, ये वाला 70% वेटेज बनाता है, 70%। मैं आपको इसके क्वेश्चंस का वेटेज भी दिखाऊंगा आरआरबी जेईई 2024 का किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कितना वेटेज था, पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। 70% वेटेज। और यहां पे जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, कंक्लूजन डिसीजन वाले क्वेश्चन है, ये वाले टॉपिक से लगभग 30% आता है। इस 70% का मतलब है 25 क्वेश्चन में 70, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पार्ट से आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वाले पार्ट से आपको दिखेंगे। बाकी 30% में ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डिसीजन हो गया, बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं, वहां से आपको दिखेंगे। कुछ मीडियम टॉपिक भी होते हैं, इसमें हाई वेटेज है मीडियम टॉपिक, जैसे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा। ब्लड रिलेशन है, यहां से दिखेगा। सीटिंग अरेंजमेंट है, यहां से दिखेगा। इनके क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मीडियम टॉपिक और ये हाई वेटेज टॉपिक, इनको मिला करके 70% वेटेज होता है। प्लस ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनका बहुत ही लो वेटेज होता है। तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए। आपके पास कंप्लीट
सिलेबस होना चाहिए जो कि आपका गाइडिंग फैक्टर होता है आपके एग्जाम की तैयारी में। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके पास ये पता होना चाहिए मैंने क्या पढ़ा है और मुझे क्या पढ़ना है, मैंने किस में कितनी प्रैक्टिस की है, मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उन क्वेश्चंस को आपको देखना है, बार बार लगाना है और प्रैक्टिस तब तक नहीं बंद करनी है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर उससे पहले आप अपनी प्रैक्टिस बंद करते हैं, इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट में हैं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट उठाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। बिल्कुल मैथमेटिक्स, चूंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके किसी और एग्जाम में मेनली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं आता और इतने नंबर का नहीं आता क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 30 मार्क्स का वेटेज है। अब इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं सर जो आपको ज्यादा वेटेज के मिलेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कम वेटेज के मिलेंगे। ज्यादा वेटेज में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जैसे अगर मैं ज्यादा वेटेज वाले की बात करूं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, एसआई एंड सीआई वाला है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले जितने भी टॉपिक हैं इनसे खूब क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये स्पीड एंड डिस्टेंस जो भी है, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके ज्योमेट्री से बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। इनका वेटेज बहुत तगड़ा है, इनका वेटेज 75% के आसपास है। इसका मतलब 30 में से आप करीब ये समझिए 30 में से 25 क्वेश्चन इसी से आएंगे, 30 में से 25 क्वेश्चन इसी के आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे कम आते हैं लेकिन आते हैं, जैसे अलजेब्रा वाला है। अलजेब्रा बहुत ही लीस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इससे आपका 25% यही वेटेज बनाएगा। अलजेब्रा के बाद आ गया जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। इन वाले टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पाइप एंड सिस्टम का एक आध क्वेश्चन आ जाता है। मैथमेटिकल जनरली आप ये देख रहे हो, ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसको हम पहले पढ़ें, कितनी तैयारी करें। और जैसे आप परसेंटेज वाला चैप्टर है, यहाँ पे परसेंटेज भी लिखना है। परसेंटेज वाला जो चैप्टर है वो आपको क्या है, परसेंटेज आप पढ़ लो, बाकी सबको आप अपने आप ही खत्म कर लोगे, आपके बेसिक बन जाता है। परसेंटेज बेसिक बना देता है, बाकी चैप्टर्स को कवर कर लेता है, आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। परसेंटेज आपने पढ़ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आप बना ले जाओगे, सीआई एंड एसआई आप बना ले जाओगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड वाले आसानी से बना ले जाओगे। तो एक चैप्टर आपके 4-5 चैप्टर को खत्म कर देगा। तो आप शुरुआत कहां से करो, आप परसेंटेज को पढ़ना शुरू कर दो, परसेंटेज पढ़ लो, बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। जनरल अवेयरनेस देखिए बहुत ही ज्यादा डीप है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा डीप नहीं, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। मैं कहूंगा वास्ट इन द सेंस कि जनरल अवेयरनेस में आएगा क्या क्या, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, प्लस आपका करंट अफेयर भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो हिस्ट्री में 3 तरह की हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया भी है, मेडिवल इंडिया भी है, और फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री भी है। 3 तरह की हिस्ट्री है और पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि ये कवर तो पूरा ही करता है। क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता, बट वास्ट सिलेबस कवर करता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं, इसके 15 वेटेज है, 15 मार्क्स का वेटेज है, और 15 मार्क्स में आप गेन कितना कर सकते हो, एट मैक्स खींच के आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 10 मार्क्स से ज्यादा आप गेन नहीं कर पाओगे क्योंकि सिलेबस ही ऐसा आता है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, सब कुछ आपने पढ़ा नहीं होगा। करंट अफेयर वाला पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है करंट अफेयर पढ़ना। करंट अफेयर आप क्या कर सकते हो, मेरा सिंपल सा आपको सजेशन है करंट अफेयर के लिए कि आप स्पीडी की बुक ले लो, खत्म कर दो लास्ट 8 मंथ्स के, लास्ट 8 मंथ्स 1 ईयर के। इससे ज्यादा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा क्योंकि कितने क्वेश्चन आप भाई जब 200 करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ डालोगे तब आपके 2 क्वेश्चन फंसेंगे। पॉसिबिलिटी ही कम है, प्रोबेबिलिटी ही कम है फंसने की, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ही कम है। तो ये वाला पोर्शन तो आप स्पीडी से कर सकते हो, आप उठा के मंथली स्पीडी पढ़ डालो। स्पीडी या ऐसे ही प्रकाशन आते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं। ये देखो आप सबसे पहले अगर मैं इस वाले पोर्शन में बात करूं तो आप पॉलिटी उठाइए। पॉलिटी क्या है, समझ में भी आती है,
प्लस पॉलिटी में कुछ फिक्स पोर्शन है, जैसे कि यहां पे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्टिकल से पूछ लेता है, जो अमेंडमेंट हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, और आर्टिकल यानी पार्ट्स वार्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, यहीं से मैक्सिमम आपका पोर्शन बनाता है। ये समझ भी आता है और बच्चों को मजा भी आता है इस वाले पोर्शन को पढ़ने में। दूसरा अगर आप उठाइए तो आप उठाइए ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का भी फिक्स है, ज्योग्राफी का भी फिक्स सिलेबस है, ज्योग्राफी भी आप उठाइए। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हिस्ट्री में भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे, लेकिन 3 हिस्ट्री। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया उठाएं, मॉडर्न इंडिया पढ़ें, क्योंकि यहां पे आपको समझ भी आता है, पढ़ने में मजा भी आता है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी होते हैं। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आ जाते हैं, याद भी रहती हैं चीजें। उसके बाद आता है मेडिवल और एंशिएंट। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर उसके बाद हिस्ट्री में इसको उठाएं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमी आप लास्ट में उठाएं, इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया अपना ये वाला पार्ट। अभी मैं आपको इनके सोर्सेज भी बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है। लास्ट में आता है जनरल साइंस। अगेन हाई वेटेज है, 30% का वेटेज है, यानी 30 मार्क्स आपको जनरल साइंस देता है। जनरल साइंस में सिंपली 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या है कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका वेटेज 70% है और बायो का वेटेज 30% है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको कहां से करनी है? आप अगर सिंपली एनसीईआरटी का भी पढ़ लेते हो तो भी हो जाएगा। सिंपली एनसीईआरटी का आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, स्टैंडर्ड 9th लेवल का आसानी से बन जाएगा। बायो भी आपको बहुत बेसिक लेवल पे करनी है, बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझनी है। अब जरा पता करते हैं कैसे आप ये तैयारी करोगे। आप ये देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चूंकि टाइम कम है, 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, आप कोई ना कोई बैच ले लें। जैसे हमारा इंजीनियर्स अड्डा का बैच है जो कि 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको बाई कर सकते हो। शताब्दी बैच है, इसको मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूं कि कैसे आपको बाई करना है। आपको जाना है अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे, ऐप पे। आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, AEJE एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर अपनी ब्रांच देखना, आप कोई भी ब्रांच के हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, जो भी है उसमें आप लेट सपोज आपकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप RRB JEE में गए। RRB JEE में ये शताब्दी बैच 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको लोगे तो आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है, और अभी बाई नहीं करना, आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, Y1023, Y1023, ठीक है। आप इसको अप्लाई करोगे तो प्राइसेस हो जाएंगे 1839। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। CBT 1 और CBT 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गई, लेकिन अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, हम ये कहें कि सर हमको खुद से पढ़ना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आप बता दीजिए, हम कहाँ से रेफरेंस ले लें, तो आते हैं। देखिए, अगर आप इसको करना है तो आप NCERT प्लस आप PYQs लगाइए वेरियस एग्जाम्स के, हो जाएगा इसका काम जनरल साइंस का। दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आपको जनरल अवेयरनेस करनी है तो आप जानते हैं, अगर स्टैटिक पार्ट के लिए लूसेंट इज द बेस्ट, आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप PYQs अदर एग्जाम्स के देखते रहें, साथ में लगाते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया कि स्पीडी कर सकते हैं, या आपको सही लगता है तो आप किसी का लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। जैसे पिंकी मैम का लेक्चर होता है, आप उसको रोज सुबह 8 बजे देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैथ वाले पोर्शन में बात करूं तो मैथ में 2 चीजें हैं। क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या आपने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है तो पहली बात तो मैथ में कोई बंदा आपको समझाने वाला चाहिए, ठीक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, कोई समझाने वाला मिल जाए तो बढ़िया से समझ में आता है। तो इसके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं 9 AM to 10 AM, यानी सुबह 9 से 10 इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपके पास, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो ताकि आपके पास क्लास का पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप इस क्लास में आ सकें। 30 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं, और पहला टॉपिक अपन परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से। क्यों? अभी मैंने बताया परसेंटेज आपका बहुत चीजें कवर कर लेगा। इसके बाद अगर आपको एक स्टैंडर्ड बुक बताऊं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पे जाना है, यानी कॉन्सेप्ट भी बुक में हो और प्रैक्टिस भी हो, तो RS अग्रवाल की बेस्ट बुक है। आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो अगर स्टैंडर्ड बुक की मैं बात करूं तो। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे जाना है तो आप YCT
YCT आप लोग फॉलो कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने पढ़ लिया है, आपने पढ़ा है कभी मैथ और आपको आता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए YCT बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं रीजनिंग की बात करूंगा। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आप मेरी क्लास देख लीजिए, हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया कि NHPC में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे कि IB में 25 आउट ऑफ 25 बहुत बच्चों ने स्कोर किया, 24, 23 लगभग इसके आसपास। तो आप अगर उस क्लास को भी कर लेते हो तो भी आपका रीजनिंग में काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। फिर भी अगर आप कोई बुक चाहते हो तो मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, साथ में आप YCT की बुक ही रेफर कर सकते हो। ठीक है, YCT की बुक आप रेफर कर सकते हो और यहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से मिल जाएगी। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आप इन सारी चीज़ों को कॉपी पे लिख लें, अपने ध्यान में रखें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये टाइम है कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाएं। आप अभी से तैयारी में आप 10 से 12 घंटे दीजिए ऑन एन एवरेज, ये मैक्सिमम 16 घंटे जा सकता है। 3 महीने के बाद आप 3 महीने तक कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती बैठ के पढ़ना पड़ेगा। कुछ दिन तक आप मन लगाइए, 2-4 दिन तक आप जबरदस्ती बैठिए, उसके बाद फिर से आप अपने पढ़ाई वाले मूड पे आ जाएंगे, फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सिलेबस कंप्लीट करिए, डेली रिवाइज करिए, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए और PYQ साथ में देखते रहिए। वेरियस एग्जाम्स के आप PYQs उठा के देख सकते हैं, सिर्फ RRB JEE के नहीं, वेरियस एग्जाम के आप PYQs उठा के देख सकते हैं। वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस लगा डालिए। क्वेश्चन साथ साथ चलना चाहिए, मॉक टेस्ट साथ में, यानी वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए, प्लस लर्निंग डेली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैच लेना ना भूलें। शताब्दी बैच शुरू हो रहा है 6 नवंबर से CBT 1 और CBT 2 के लिए, जिसके लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के नीचे लिखा है Y1023। थैंक यू वेरी मच।